शायद ही कोई एग्जाम होता है जिसमें कुछ चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं आते हो, पार्लियामेंट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट से, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से। Hello and welcome to Plutus Academy. My name is Vicky Singh and I am here to teach you GS. तो जैसा बच्चों आपने बहुत तरीके से बहुत अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ा होगा, जीएस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है, लेकिन एक मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का, वो होता है पॉलिटी, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। और आपके एग्जाम में जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपको पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में बेसिकली पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में बेसिकली आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी, आर्टिकल्स देखे होंगे, शेड्यूल्स देखे होंगे, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखे होंगे। तो उन सारी चीज़ों का क्रस धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सीरीज में आपके सामने ला लेंगे। आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। जो मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे संविधान में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ लेगा कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, एंड ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, हमारे को रिलीजन प्रैक्टिस करने का कौन से आर्टिकल में मिलता है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के फॉर्म में बनती है। तो हम लोग जब यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक इंपॉर्टेंट सीरीज है आर्टिकल्स की। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला आर्टिकल है वो हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। तो हमारे संविधान में न सिर्फ आर्टिकल्स, कुछ शेड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे को ऑब्वियसली पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। शेड्यूल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि 12 शेड्यूल हमारे संविधान में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे हमें। फिर 25 भागों में हमारे संविधान को क्या करा गया है? बांटा गया है। तो ये 25 तो भाग हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चैप्टर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? हमें वो पार्ट्स डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे संविधान को 25 पार्टों में डिवाइड करा गया। वैसे जब शेड्यूल की बात करें तो कोई एक थीम होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करी जाएगी। अब इस पार्ट में कुछ आर्टिकल्स आएंगे, तो ये एक बड़ा पार्ट है। पार्ट एक चैप्टर के अंदर में सब टॉपिक्स होते हैं, वैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब यूनियन किसकी बात हो रही है? यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि भारत और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करी गई है हमारे संविधान के पार्ट 1 में। अब इसमें हमारे को 4 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एक दिखता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। अभी एक एक करके इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग टच करेंगे। हम लोग वही आर्टिकल्स को टच करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे देखें तो हमारे संविधान में 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अब सब तो पढ़ने बैठना नहीं है हमने। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस के टीचर तो नहीं बनना। ऑब्वियसली आपको कोई रेगुलेशन नहीं फ्रेम करना, पॉलिसी में नहीं जाना, गवर्नमेंट में नहीं जाना, ठीक है। आपको बेसिकली पॉलिटिकल कॉमेंटेटर नहीं बनना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टच करता है, ठीक है। तो हम बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ने वाले। तो जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है ऑब्वियसली आर्टिकल 1, और इसमें क्या कहा जाता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी संघ और उसके क्षेत्र के नाम के बारे में बताया गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको कि डिबेट हुआ था जब G20 का सम्मेलन चल रहा था कि इंडिया के नाम को भारत कर दिया गया था, भारत के नाम को इंडिया कर दिया गया, ऐसा कुछ डिबेट चल रहा था। जो कि सही था गलत था वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में साफ साफ ये बात लिखी हुई है इंडिया दैट इज भारत। मतलब कि इंडिया क्या है? जिसका दूसरा नाम है भारत। तो यूज करना वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, वो भारत यूज कर सकता है। इंडिया का पुराना नाम ही है भारत, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ बात क्या? इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया का दूसरा नाम ही क्या है? भारत। तो यही बात आर्टिकल 1 में हमारे संविधान में हमें लिखी हुई है, दैट इज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 है, आपने याद रखना। दूसरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या कह रहा है? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब आपने देखा होगा 2014 में हमारा यहाँ एक नया राज्य बनता है तेलंगाना करके, आंध्र प्रदेश को तोड़ के, ठीक है, उससे एक नया राज्य बना। तो ये हमारे संविधान ने शक्ति दी है हमारे देश में कि हम अपने स्टेट्स को तोड़ के मरोड़ के उनके बाउंड्री को चेंज करके क्या कर सकता है? नए हम अपने स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं। तो वो नए स्टेट्स का निर्माण कौन से आर्टिकल करके भारत सरकार करती है? तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके करती है, क्योंकि इसमें भारत सरकार के पास क्या है? एक राइट है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है भारत सरकार। तो समझ लीजिए कि जब 2014 में तेलंगाना बना होगा तो ऑब्वियसली आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके ही बनाया गया होगा। तो ये रहा आर्टिकल 2। फिर हम पहुंचते हैं आर्टिकल 3 के पास।
आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारे पास, तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे आपने बहुत बारी सुना होगा कि लोग बोलते हैं, जनरली यूपी से ये डिबेट सुन के आता है कि यूपी का नाम चेंज कर दो, या फिर बंगाल के चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बंगाल रख देना चाहिए। ठीक है, अलग अलग डिबेट्स आपको नामकरण के साथ में ये मिलते हैं। मतलब कोई भी स्टेट्स की उसकी बाउंड्री चेंज कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, इस सब भी चेंज करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है गवर्नमेंट को। तो ये जब होगा तो सरकार इस्तेमाल करेगी आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई शहर हो गया, कोई राज्य हो गया, जैसे कि यूपी बहुत बड़ा इलाका, ठीक है, अगर यूपी की बात करें तो हमारे पास यूपी बहुत बड़ा इलाका है। जैसे मान लेते हैं कि ये यूपी की बॉर्डर है, रफली मान लेते हैं। तो यूपी इतना बड़ा है तो इसको 2 भागों में तोड़ दो। जैसे कि आपने सुना होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले यूपी का ही भाग था, उत्तराखंड को यूपी से उत्तराखंड तोड़ के एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड बनाया गया। कल को अगर यूपी को और तोड़ना होगा और उसमें छोटे छोटे राज्य बनाने होंगे तो हम लोग कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आते हैं लास्ट आर्टिकल पार्ट 1 में, क्योंकि 1 से 4 तक ये जो कि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा था कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंक्रीमेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। कुछ नहीं कह रहा है कि जो चीज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम लोग करेंगे वो चीज आर्टिकल 4 में भी मेंशन होनी चाहिए। किसमें, पार्ट फर्स्ट और शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ में। मतलब कि जो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करोगे या फिर 3 का इस्तेमाल करोगे तो चेंजेस करोगे संविधान में, तो वो चेंजेस हमारे पार्ट 1 में और पार्ट 1 में नहीं, हमारे पास शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस होने चाहिए। समझ में आई सिंपल सी बात, कि जो हम लोग किसी स्टेट को बना रहे हैं, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं, उसका नामकरण चेंज कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों आर्टिकल में कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 में चेंजेस होगी, और इस चीज को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा हमारे कौन से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक बात। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से आगे बढ़ते हैं। तो जब 4 आर्टिकल हमने कवर कर लिया तो ऑब्वियसली हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है। हमने देखा पार्ट 1 में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो उसमें भारत की बात हो रही थी, भारत की राज्यों की बात हो रही थी, उनके नामकरण का, उनसे ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज का, कि नया स्टेट बना दो, उनका नामकरण चेंज कर दो, ये सारी बातें पार्ट 1 में हो रही। जब पार्ट 2 में हम लोग जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में। आपको और हमारे बहुत पता नहीं कितने जनरेशन को सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन हमें और आपको जनरली नहीं पता होता कि कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके हमें सिटीजनशिप मिली हुई है। तो हमारे को पार्ट 2 में क्या मेंशन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इस नागरिकता के प्रावधान में क्या लिखा है कि आर्टिकल 5 to 11 होगा, मतलब 5 से 11 तक। ऑब्वियसली जो 5 नंबर का आर्टिकल उसमें क्या मेंशन है समझते हैं, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिस दिन संविधान बन गया उसी दिन से जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो क्या हो गए, भारत के नागरिक हो चुके हैं। और आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। फिलहाल जिनको नहीं पता है मैं भी बता देता हूं। तो आपने सुना होगा 2 डेट, एक डेट सुना होगा 26 नवंबर 1949 और एक डेट होगा 26 जनवरी 1950। तो ये जो दूसरा वाला डेट है 26 जनवरी 1950, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन से हम सभी क्या हो गए, भारत के नागरिक माने जाते हैं। अभी ये डेट भी आता है, ठीक है। तो जो 26 जनवरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कंट्री। इंडिया कैसा बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इंडिपेंडेंस तो हमको 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया, लेकिन हमारी क्या हो गया, संविधान हमारा नहीं बना था, तब तक हम लोग रिपब्लिक नहीं माने जाते। जिस दिन हमारा संविधान बन गया उस दिन से हम क्या माने जाने, रिपब्लिक माने। तो यही डेट को ये आर्टिकल 5 में कह रहा है कि सबको सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रावधान लिखा गया है आर्टिकल 5 में। अभी ये डेट का सिग्निफिकेंस आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं हिंट दे देता हूं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको जरूर ये चीज बताऊंगा। आर्टिकल 6 में हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब आपको पता है कि रिलीजियस ग्राउंड पे जनरली भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, ठीक है। तो जब वो डिवीजन हुआ तो बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, लूटपाट हुई, और कुछ लोग इंडिया में रहे और कुछ लोगों ने इंडिया में रहना प्रेफर किया और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो लोग ने क्या करा, माइग्रेट करा टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए उनको जब नागरिकता देने की बात आएगी तो हम लोग आर्टिकल 6 से नागरिकता उनको देंगे। समझ आया बात, कि पाकिस्तान से जो लोग भी शरणार्थी भारत में आ चुके थे, ठीक है, उनको जब नागरिकता देने की आएगी बात तो आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करके भारत सरकार उन्हें नागरिकता
देगी। फिर जैसे ही आर्टिकल 7 पे पहुंचते हैं, 7 पे पहुंचते हैं, तो ये क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है, मतलब कि जो लोग भारत से अभी पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, वो भी कल को भारत में आना चाहे तो उनको जब सिटीजनशिप दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 7 का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने सुना होगा कानून कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये CAA, ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऐसा करके सुना होगा। तो भारत पाकिस्तान से जो शरणार्थी आते हैं उनको अगर सिटीजनशिप देने की बात आएगी तो आर्टिकल 7 का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप कमेंट में लिख के बताइए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पाकिस्तान के अलावा किन किन देशों को भी कवर करता है, ठीक है। तो ये रही आर्टिकल 7 की बात। आर्टिकल 8 की बात करें तो क्या कह रहा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपने सुना होगा OCI कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा US में ऐसे लोग रहते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, उनको जब नागरिकता देने की बात आएगी तो उनको हम लोग आर्टिकल 8 का इस्तेमाल करके नागरिकता देंगे, यानी सिटीजनशिप देंगे। तो आई होप कि 5, 6, 7 और 8 आपको क्लियर होगा। अभी 8 के बाद हम लोग पहुंचते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या कहता है, पर्सन ऑफ वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट शुड नॉट बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन सिंपल टर्म्स ये कहता है कि भारत में एकल नागरिकता होगी, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो दुनिया में कोई और देश के नागरिकता आप नहीं ले सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकता ही आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भारत के। अगर आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो इन दैट केस आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ते हो, लेट से आपने UAE की नागरिकता ले ली और भारत की नागरिकता भी है, तो जिस दिन सरकार को पता लग गया उस दिन आपकी नागरिकता भारत सरकार कैंसिल कर देगी। तो इंडिया में प्रोविजन किसका है, सिंगल सिटीजनशिप का है। तो आप अगेन एक और चीज कमेंट में लिख के बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उधार की थैली कहा जाता है, क्योंकि हमने US से कुछ लिया है, जापान से कुछ लिया है, ब्रिटेन से कुछ लिया है, रशिया से कुछ लिया है, साउथ अफ्रीका से कुछ लिया है, आयरलैंड से कुछ, बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है। इसीलिए कुछ फिलोसोफर और थिंकर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक उधार की थैली है, ठीक है। अभी देखेंगे, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो हमने देखा कि आर्टिकल 9 में क्या होता है, आर्टिकल 9 में जो भी भारत का सिटीजन होता है वो सिर्फ भारत का सिटीजन होगा, और जो दूसरे देशों का सिटीजनशिप लेना चाहेगा बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसको भारत की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है हमारे पास, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। मतलब ये नहीं कि अगर एक बार आपको नागरिकता दे दी गई तो बिना किसी ग्राउंड पे आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन लेगी, नो राइट, भारत सरकार भी ऐसा कोई राइट नहीं। तो आपकी नागरिकता भी कंटिन्यू रहेगी जब तक आप जिंदे हैं, जब तक भारत के नागरिक बने रहेंगे। ये आर्टिकल 10 हमें संविधान में क्या करता है, राइट देता है, ठीक है। आर्टिकल 11, अभी आप ये सारी चीजें सोच रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्यों पढ़े आर्टिकल, बस ये चीज इससे रिलेटेड, वो चीज इससे रिलेटेड। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कोर्ट में आर्ग्यू करना जाएंगे तो आप ये संविधान में किए आर्टिकल क्लॉजेस को कोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल आई डिजर्व माई पर्सनल राइट, according to this article I deserve my what, I deserve various kinds of fundamental rights। तो ये सारी चीजें आपके संविधान में इसी वजह से मेंशन है कि इसको कोई ऐसे झुठला नहीं सकता कि हाँ ये कहीं लिखा भी नहीं है, संविधान का पार्ट ही नहीं है। तो ये बेसिकली कोर्ट्स में आर्ग्यू करने के टाइम में, कुछ चीज को प्रूफ देने के टाइम में ये सारी चीजें काम आती है। आर्टिकल 11 क्या कहता है हमारे पास, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं बनाएंगी नागरिकता से जुड़े हुए मामले में। मतलब कि आपने देखा था CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें केंद्र सरकार ने लॉ बनाया था, राज्य सरकार को कोई रोल नहीं था। मतलब कि नागरिकता के मामलों में केंद्र सरकार का ही अहम रोल होगा और स्टेट्स गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमने पार्ट 2 भी कवर कर लिया। हमने देखा 5 to 11 में क्या था, नागरिकता का प्रभाव, और 1 से 4 में क्या था, इंडिया और उसके स्टेट्स के बारे में था यानी कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और 5 to 11 में क्या था, सिटीजनशिप। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि 4 पार्ट दे देगा 4 ऑप्शन में, पार्ट 1 दे दिया, पार्ट 3 दे दिया, पार्ट 9 दे दिया, और या फिर पार्ट 7 दे दिया, और फिर 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा मैच करो कि कौन सा पार्ट किससे मैच हो रहा है। तो आपको शेड्यूल्स तो याद रखे हैं, आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, आपको पार्ट्स भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हैं पार्ट 3 पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज फॉर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है। शायद ही कोई एग्जाम होता है जिसमें कुछ चीजों से क्वेश्चंस नहीं आते हो, पार्लियामेंट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट से, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, DPSP से, इमरजेंसी प्रोविजन से, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनसे हमारे को क्या देखने को मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में।
फिलहाल आते हैं फंडामेंटल राइट्स के पास। तो हमारे पास है आर्टिकल 12 to 35, याद रखना है 1 से 4 है पार्ट 1 में, 5 से 11 है हमारे पास पार्ट 2 में, और यहाँ पे 12 से 35 किस में है, पार्ट 3 में। अभी 12 आर्टिकल क्या कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे राज्य की परिभाषा दिखाई जाएगी कि राज्य क्या होता है भाई। अभी पॉलिटी में किसी भी कंट्री को स्टेट के नाम से जानते हैं, अभी स्टेट अभी का स्टेट मत समझ लेना, ठीक है। पॉलिटी में एक कंट्री को हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें परिभाषा बताई जाएगी आर्टिकल 12 में कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, कौन कौन सी बॉडीज हमारे को राज्य कहलाने के लायक होगी, मतलब एक देश कहलाने के लायक होगा, ठीक है। तो ये बात हमारे को आर्टिकल 12 में लिखा है। आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, इतनी इंग्लिश नहीं पढ़नी हमें। इसमें क्या कह रहा है, जुडिशियल रिव्यू, आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि फंडामेंटल, क्योंकि 12 से 35 हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों के विपरीत या उसके प्रति निराधार कानून अगर भारत सरकार बनाती है या लेट से केंद्र सरकार ने बनाया, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके मौलिक अधिकार को खत्म करता है, उसको निष्कासित करता है, बेसिकली डिसॉल्व करता है, उसके लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 13 का प्रोविजन है। और इस केस में जनरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वो क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू लेके आते हैं, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। बेसिकली उस जो भी कानून भारत सरकार ने बनाए होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है, वो लॉ ही खत्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलकर। ये कौन सा है हमारे पास, आर्टिकल 30। एक आया था जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो एक एक्ट लेके आए थे NJSC, ठीक है, NJSC ऑफ 2014 में आया था, ठीक है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ नहीं था, बस फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूं मैं कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो NJSC क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो इस अपॉइंटमेंट कमेटी में अभी के जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से बेसिकली स्टैब्लिश होते हैं, उनको ऑब्वियसली उनसे बनाया जाता है। लेकिन NJSC से क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो इस कमेटी, अब ये कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, कि अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील कौन बनेंगे, ठीक है। तो ये एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रहा कि ये एक्ट क्या है, हमारे पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिकली ये एक्ट अभी काम नहीं करेगा। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया इस ऑब्वियसली एक्ट का। तो अभी मैं समझ रहा हूं कि आपको अभी आर्टिकल 13 क्लियर होगा। 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। अभी अलग अलग चीज पढ़ेंगे, 14 से 18 में पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो जब राइट टू इक्वालिटी की बात आएगी तो कौन सा हमारे पास आर्टिकल आएगा, 14 से लेकर 18 तक का। तो आर्टिकल 14 में क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स हैं, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, ईसाई हो, बिहारीज हो, यूपी वाले हो, गुजरात वाले हो, तेलंगाना वाले हो, केरला वाले हो, अंडमान निकोबार वाले, कहीं वाले हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में आप क्या हैं, इक्वल है। यहाँ पे कानून के नज़र में इक्वल है, मतलब आप राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के लिए भी क्या है, इक्वल है। अभी सरकारों को ऐसी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सबको इक्वालिटी देना है। अभी तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहा था। जैसे ही हम आर्टिकल 15 पे पहुंचते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 3-4 चीजें दिखी हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 14 में तो कह रहा है कि सब लोग इक्वल है, 15 में क्या कह रहा है कि इक्वल तो है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किस किस ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, रिलीजन के ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। रेस के आधार पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते हो, जेंडर सेक्स के आधार पर नहीं कर सकते हो, और प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप यूपी से आए हो, आप तेलंगाना से आए हो, केरला से आए हो, बिहार से आए हो, कहीं से भी आए हो, उस वक्त पे, उस टर्म में, उस लेवल पे भी, उस स्तर पे भी कोई किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए इसको आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा, आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारे CGL के, CHSL के, SSC के, UPSC के, स्टेट PCS के, किसी के भी फॉर्म आप लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसा कंडीशन रहता है क्या, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का आदमी ही भरेगा, या फिर लड़कियां ही भरेंगी, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट का ही भरेगा। और अगर स्टेट की आती है तो ऐसा कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं लिखा रहता था किसी को ये क्या करा जाएगा, किसी को नहीं भरने का अधिकार है वो पर्टिकुलर फॉर्म।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर कहीं भी पब्लिक अवसर की बात करी जाए। ठीक है, ये आर्टिकल 16 के यहाँ हमारे यहाँ संविधान में लिखा। 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, अभी भी आप गांव, दूर दराज के गांव में जाओगे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। ये क्या? अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। जो छुआछूत की बीमारी थी पहले के जमाने में चली आ रही थी, उसको अभी एंड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आर्टिकल 18 में क्या कहता है कि एंड ऑफ टाइटल्स, यानी कि आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, ठीक है, आपने सुना होगा राजा धीराज ये, ठीक है, राजा धीराज वो, ठीक है, किंग ये, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो, ये सारे जो टाइटल्स हैं, ठीक है, महाराजा, लॉर्ड मिंटो, ये कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सरनेम लगाना इज डिफरेंट, टाइटल लगाना इज डिफरेंट। सरनेम तो नाम के बाद आता है ना सरनेम, लेकिन टाइटल नाम के पहले आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में बात करी गई है। ठीक है, अभी दो एक्सेप्शन है, पढ़ते हैं। एक जो 16 है ना, तो 16 का जब ए पढ़ोगे तो 16 में कहा गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन आपने रिजर्वेशन जैसा वर्ड भी सुना है। तो 16 के ए में ये कहा जाता है कि कुछ जो जातीय समीकरण हैं या कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एसटीज हैं, एससीज हैं, ओबीसीज हैं, उनको सरकार क्या करे? प्रोत्साहन देने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए क्या कर सकती है सरकार? रिजर्वेशन भी दे सकती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 18 में हमने देखा क्या है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, कि आपको कोई भी टाइटल नहीं लगाना है, लेकिन दो चीजों में, एक होता है डिफेंस में और एक होता है एजुकेशन में। जैसे कि डिफेंस में क्या होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, ये सब टाइटल्स आप लगाने के लिए क्या है? रेडी है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका अर्न किया हुआ है। जैसे डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, ऐसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डॉक्टर सम्बित पात्रा, तो ये क्या है? एजुकेशनल है, उनके पास राइट। तो अगर किसी ने कमाए हैं तब वो टाइटल इस्तेमाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपने कोई देखा होगा, कोई फॉरेन कंट्री का क्या होता है? उपाधियां लेता है। तो जब कोई फॉरेन कंट्री से भी उपाधि लेता है तो भारत सरकार को बेसिकली कांटेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेसिकली क्या करता है? अप्रूवल लेता है, तभी उसको वो मिलता है। तो ये तो रही आर्टिकल हमारे पास 17 एंड 18 की बात। ठीक है, अभी आर्टिकल हमारे पास क्या है? आर्टिकल हमारे पास है 19। आर्टिकल 19 में हमारे पास क्या है अभी वो देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। अभी 19 में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है, और 6 के 6 को पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे डीप में क्वेश्चंस पूछता है। क्या है देखते हैं। कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि सबको क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आजादी थी। आप जो भी बोलते हैं, जो भी पोस्ट करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, लिखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, घूमते फिरते, ये सारी की सारी आजादी आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ए क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने और अपनी जो मंशा है उसको अभिव्यक्त करने की, उसको एक्सप्रेस करने की आजादी दी जाएगी। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन हथियार लिए बिना। ये नहीं कि हथियार लेके चले जाना, ठीक है, तो हथियार लेके आप नहीं घूम सकते भाई। ठीक है, सी क्या कह रहा है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, मतलब आपको सबसे पहले राइट दी कि कुछ भी बोल चाल लो भाई। ठीक है, जब बोल लिया तो कहीं पे भाई असेंबल भी हो जाओ। जब असेंबल हो गए तो तुम क्या बना लो? एक ग्रुप भी बना लो, एक यूनियन भी बना सकते हो। यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। ठीक है, इसके बाद सी के पास, डी से पहुंचते हैं तो क्या कर रहा है? राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री एंड द टेरिटरी ऑफ, भारत में कहीं भी आने जाने का आपको अधिकार है, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो क्या वो सरकार आपको रोक देती है? नहीं रोकती है, नहीं रोकेगी, उसके पास राइट नहीं। ये हमारे पास राइट है कि हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ई क्या कहता है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्रोनोलॉजी समझिए क्या क्या होता है, मैं समझाऊंगा। एफ क्या होता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कि 19A में हमें क्या दिया कि बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, कुछ भी बोल लो। जब कुछ भी बोल लोगे तो बोलेगा कि कहीं पे असेंबल हो जाओ। ठीक है, जब असेंबल हो जाओगे तो बोलेगा क्या कि कोई भी एसोसिएशन या यूनियन या ग्रुप बना लो। इसके अलावा जब ग्रुप बना लिया, लेकिन विदाउट आर्म्स, ध्यान रखना यहाँ पे मूव करना। एसोसिएशन बना लिया तो अभी एसोसिएशन क्या करोगे? रहोगे ना, कहीं घर बनाओगे, रिसाइड करोगे, सेटल करोगे, और जब रिसाइड और सेटल कर जाओगे तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। तो खाने पीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्यूपेशन चाहिए, धंधा करोगे, कुछ काम करोगे कुछ। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करने की आजादी भारत सरकार के, ऑब्वियसली भारत सरकार ने दी है। भारत सरकार ने नहीं करना चाहिए, आपने संविधान ने आपको दी है। तो ये आपको ABCDEF आपने याद रखना है। 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है 19
ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है हमारे पास, देखते हैं इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंशन, यानी कि अपराधों के मामले में संरक्षण। अभी ऐसा नहीं कि आपने अपराध कर दिया, कोई कांड कर दिया, कोई केस आप पे चल रहा है तो उसी दिन आपको पुलिस उठाएगी, गोली मार के छोड़ देगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, आपको बेसिकली संरक्षण देगी भारत सरकार, आपको बचा के रखेगी। ठीक है, कि आप पे प्रॉपर केस चलना चाहिए, आप पे प्रॉपर मुकदमा होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, अगर वो आपको दोषी करार देखेंगे तो उस हिसाब से आपको सेंटेंस दिया जाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी हम लोग क्राइम करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें ऑब्वियसली जो हमारे पास लॉयर है उसको हायर करने की आज़ादी देती है कि भाई जाओ अपने लॉयर ले लो, डिफेंड कर लो, खुद का केस लड़ लो। तो इन मामलों में संरक्षण भारत सरकार ऑब्वियसली भारत सरकार तो देती है, लेकिन भारत सरकार भी कैसे दे रही है, हमारे को संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है तब दे रही है। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरली कि जब हम देश के अंदर में फ्रीली घूम रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 19। लेकिन जब हम देश से बाहर जा रहे हैं तब भी तो हम घूम रहे हैं, लेकिन देश से बाहर है तब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें क्या मेंशन है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हम इंडिया में रहें, कहीं और चले जाएं, कहीं और घूमें। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू मूविंग इनसाइड द कंट्री, सो वी विल यूज आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इट्स कम टू मूविंग आउटसाइड द कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्रीज, देन वी विल बी यूजिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी 22 आर्टिकल क्या है भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संरक्षण। कि कुछ मामलों में आपकी गिरफ्तारी पहले हो जाती है, उसको हम लोग अलग अलग चीज में जब एडवांस में पढ़ते हैं तब हम लोग देखते हैं। कुछ मामलों में क्राइम करने से पहले हो जाती है, कुछ मामलों में क्राइम करने के बाद होती है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा पार्ट नहीं। अभी हमने देखा था 19 देखा था, 20 देखा था, 21 देखा था। ठीक है, 22 भी देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बात क्या कह गई है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 देखते हैं क्या, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, और 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब कि जो हमारे पास आर्टिकल 23 है उसमें कहा जा रहा है कि हमारे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना है और फोर्स लेबर नहीं कराना है। मतलब कि मानव की तस्करी नहीं करनी है, मानव की ना कोई ऑर्गन की तस्करी नहीं करनी है, ना ही मानव की तस्करी करनी। ये क्यों जुड़ा हो गया सोचो, विमेन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, तस्करी होता है, ट्रैफिकिंग होता है जनरली। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 23 क्या करा गया है, रोका गया है। ठीक है, और आर्टिकल 23 में एक और बात क्या है, फोर्स लेबर, यानी कि आपने सुना होगा टर्म बंधुआ मजदूरी, पुराने जमाने में होता था। आप किसी को फोर्स लेबर भी नहीं करा सकते, उसे बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते हैं। ये बात हमारे आर्टिकल 23 में मेंशन है। 24 में क्या मेंशन है, एक चीज मेंशन है कि प्रोहिबिशन है कि आप कोई भी छोटे बच्चे को, जो 15 साल से छोटा बच्चा नीचे है, उसको किसी भी तरीके का हाजार्डस चीज में नौकरी नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। बेसिकली फैक्ट्रीज में उनसे काम नहीं कराएंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं। घर पे भी जनरली काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर का केस लग जाता है, बहुत तगड़ा केस होता है। ठीक है, और अगर आसपास अगर कुछ ऐसा आप देख भी रहे हैं तो उसको भी रिपोर्ट करना। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है हमारे पास आर्टिकल 25 से 28 में। मतलब ऑब्वियसली इस आर्टिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये रिलीजन हमें यही सारी क्या राइट्स देने वाले। आर्टिकल 25 क्या कहेगा हमको, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस प्रोपगेशन एंड रिलेशन, यानी अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, अभ्यास और प्रचार। मतलब कि मेरी अंतरात्मा अगर कहे कि मैं भगवान को मानता हूं तो ठीक, नहीं बोले तो फिर नहीं मानूंगा। मतलब आपको एथिस्ट बनने का भी अधिकार है और थीस्ट बनने का अधिकार है। मतलब सरकार में बिलीवर भी हो सकते हैं और नॉन बिलीवर भी हो सकते हैं। आपको जो भी रिलीजन, जो भी भगवान सूट करता है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। लेकिन इन केस अगर आप कोई रिलीजन मानते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है, उसको प्रोपगेट करने का भी अधिकार है, फैलाने का भी अधिकार है अपने अपने रिलीजन का। ठीक है, ये आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है। आर्टिकल 26 हमें आज़ादी क्या देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक
जो भी हमारे पास धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको प्रबंधन करने का अधिकार। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा, ईद, दिवाली, छोटी, ये सारे कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोग अपनी रिलीजियस चीज़ें ही तो कर रहे हैं, उसी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी को आर्टिकल 26 का इस्तेमाल करके हम लोग अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई भी आप टेम्पल रन कर रहे हैं, मस्जिद मॉस्क रन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रन कर रहे हैं तो आर्टिकल 26 का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 27 हमें क्या करता है, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब अगर आप अपनी जो भी रीजन उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उस पर भारत सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार उस पर कोई भी किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाएगी। मतलब अगर आप कोई भी, आपने सुना होगा मुस्लिम्स रूल जब करते थे इंडिया में, तब हमें जजिया देना पड़ता था बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को। क्यों? क्योंकि वो अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करते थे, मतलब प्रोपोगेट क्या ही करेंगे उस टाइम में, अपना रिलीजन को बेसिकली जब प्रैक्टिस करते थे तो उनको रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम है जजिया। तो ऐसा कोई कर भारत सरकार नहीं लगाने वाली है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 27 में मेंशन। आर्टिकल 28 हमारे को क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक शिक्षा में शामिल होने का अधिकार। आपने सुना हो जनरली मॉस्क में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, या फिर पहले के ज़माने में टेम्पल्स में भी दी जाती है, अभी भी दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। तो उसमें आपको, या फिर कहीं पे प्रवचन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि धार्मिक शिक्षा के मामलों में आप उसमें अधिकार आपको, हमारे को आर्टिकल 28 प्रदान करता है, ठीक है। अभी देखिए लास्ट चीज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें। मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन के मामले में राइट है और कल्चर के मामले में राइट्स हैं, और ये आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की संरक्षण करना है। एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या, कि जो आर्टिकल 19 है, 30 पढ़ लेते फिर बताता हूँ क्या कह रहा है 30, कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करके क्या शिक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज की बात कर रहा है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहा है आर्टिकल 30 में। लेकिन आर्टिकल 29 में रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर हिंदूज कम हैं तो हिंदूज अपने टेम्पल्स को, अपने अपने जो भी भगवान के घर है उनको रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यूपी जैसा, यूपी में भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेट्स से कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो उनकी राइट्स की बात करेगा। या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन देखने। तो अगर फॉरेस्ट एरिया में भी चले जाए तो उनके राइट्स की भी यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे रीजन पर से नहीं है, यहाँ पे नंबर पर से है, कि अगर आपको अपने कल्चर को बचाना है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को बचाना है तब इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली आपको रिलीजन को बचाना, हर चीज को यहाँ पे बचाने का आर्टिकल 29 आपको आजादी देता है। लेकिन 30 में आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तभी एस्टैब्लिश करते हैं व्हेन यू आर इन टर्म्स ऑफ क्या, रिलीजियस है, ठीक है, अगर रिलीजन के बेसिस पे। 31 ये हमारे ऑब्वियसली अभी में क्या नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है, और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हमने डिलीट करके 300A में क्या करा है, इसको ट्रांसफर कर दिया है, आर्टिकल 300A में इसको भेज दिया है, ठीक है। अभी जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, क्यों करा गया ये किसी और लेक्चर में डाल लेंगे। बस इतना याद रखिए कि राइट टू प्रॉपर्टी एक समय हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको हटा के 300A में डाल दिया गया, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, और 44वां संविधान संशोधन से ये काम करा गया था, ठीक है। अभी एक चीज आती है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32। इसमें क्या कह रहा है, रेमेडीज टू बी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार। मतलब कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार खारिज हो रहा है, कोई छीन रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, इवन आपका कोई जानने पहचाने आपका पड़ोसी ले रहा है, सोसाइटी ले रहा है, सरकार ले रहा है, इन सारी चीजों से बचाने के लिए हमारी कोर्ट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लेके आती हैं, मतलब उसको बचाने के लिए, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का अधिकार कोर्ट्स के पास है। मतलब कि जब भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स कोई आपसे छीन रहा है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इवन यू कैन गो इनटू द हाई कोर्ट एज वेल, बट आपके पास राइट है कि यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है, ठीक है। अभी यहीं तक हम लोग आज का लेक्चर रखेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अगले आर्टिकल, जहां से हमें डीपीएसपी की शुरुआत होती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमने आज पढ़ा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, उसके बारे में समझेंगे। तब तक ले ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।